Hello students, मैं हूँ सी श्रुति गोयल and welcome to Garant Professional Academy. We are doing chapter 10 companies account of CA Foundation account and we are doing here unit 2 for issue and forfeiture of shares. लास्ट लेक्चर में हमने शेयर प्रीमियम पे इशू करना है जब शेयर तो उससे रिलेटेड अकाउंटिंग एंट्रीज देखी थी. उन अकाउंटिंग एंट्रीज में क्या था, व्हेन वी रिसीव बैंक तो सेम एंट्री होती है बैंक अकाउंट डेबिट टू एप्लीकेशन ऑब्लिक अलॉटमेंट या कॉल, जिस भी प्रोसेस के साथ हमें शेयर प्रीमियम रिसीव हुआ है, वेदर इट्स ऑन एप्लीकेशन या अलॉटमेंट या कॉल मनी के साथ, उसको पूरा अमाउंट बैंक में रिकॉर्ड करेंगे और वो अलॉटमेंट या कॉल मनी में रिकॉर्ड करेंगे. देन जब हम शेयर कैपिटल में ट्रांसफ़र करते हैं, सपोज अलॉटमेंट के साथ रिसीव हुआ है तो अलॉटमेंट शेयर अलॉटमेंट अकाउंट डेबिट टू शेयर कैपिटल, तो उस अलॉटमेंट मनी के साथ शेयर कैपिटल वाला पार्ट शेयर कैपिटल में एंड रिमेनिंग जो एक्सेस पार्ट है दैट विल बी ट्रांसफर्ड टू शेयर प्रीमियम अकाउंट एंड दैट शेयर प्रीमियम अल्टीमेटली गेट ट्रांसफर्ड टू बैलेंस शीट इन रिजर्व एंड सरप्लस. नाउ विल सी इलस्ट्रेशन 6, उससे और ज़्यादा अच्छे से क्लियर हो जाएगा कि शेयर प्रीमियम के वक्त एंट्रीज कैसे करनी है. सो विल रीड इलस्ट्रेशन 6. On 1st October 2017, Pioneer Equipment Limited received application for 2,50,000 shares, share of 100 each, to be issued at a premium of 25%. तो मैंने आपको लास्ट लेक्चर में बताया था जब भी 25% या ऐसा कोई परसेंट लिखा है तो that will be percent on issue price, not on issue price but nominal value or face value of share. So 25% on फेस वैल्यू या नॉमिनल वैल्यू, नॉट ऑन इशू प्राइस. इशू प्राइस क्या होता है, जो टोटल प्राइस होता है, नॉमिनल वैल्यू प्लस प्रीमियम अमाउंट. एंड प्रीमियम किस पे कैलकुलेट करते हैं, फेस वैल्यू पे. सो फेस वैल्यू इज गिवन शेयर ऑफ 100 ईच एंड प्रीमियम इज 25%. तो प्रीमियम विल बी 25 रुपीज़ पर शेयर. टोटल इशू प्राइस ऑफ द शेयर कितना हो जाएगा, 125. अगर इसको बाइफरकेट करें इशू प्राइस ऑफ शेयर को तो 2 पार्ट्स में डिवाइड हो जाते हैं, पहला फेस वैल्यू एंड दूसरा शेयर प्रीमियम. इसमें से फेस वैल्यू है 100 एंड शेयर प्रीमियम कितना है, उसी 100 का 25%, दैट इज ₹25 एंड टोटल इशू प्राइस हो गया 25 रुपीज़. अब इसमें क्या बताया है, एप्लीकेशन पे ऑन एप्लीकेशन 25 रुपीज़, अलॉटमेंट पे टोटल है 75. अगर इसको बाइफरकेट करें तो हमें पता है प्रीमियम का कितना रुपीज़ है यहाँ पे 25, यानी अलॉटमेंट से जो शेयर कैपिटल के फेस वैल्यू का पार्ट है जो शेयर कैपिटल में जाएगा वो 50 एंड प्रीमियम वाला अमाउंट है 25. तो यहाँ पे 50 + 25 करते हैं. एंड बैलेंस अमाउंट ऑन शेयर्स एज एंड व्हेन रिक्वायर्ड. यहाँ पे बैलेंस अमाउंट ऑन कॉल्स होगा एज एंड व्हेन रिक्वायर्ड. तो कॉल पे भी कितना होता है 25, लेकिन अभी कॉल नहीं की जा रही है इसलिए कॉल की एंट्री हम पास नहीं करेंगे, एज एंड व्हेन रिक्वायर्ड बोला है. तो अगर क्वेश्चन में बताते हैं तो एज एंड व्हेन रिक्वायर्ड उस डेट पे करेंगे, अदरवाइज वी विल डू एंट्री टिल अलॉटमेंट ओनली. आगे क्या बोल रहा है, शेयर वेयर अलॉटेड बाय द कंपनी ऑन October 20, 2017 and allotment money was duly received on 31st October 2017. Record the journal entries. देखिए अलॉटमेंट कब कर दिया, यहाँ पे 1 अक्टूबर को एप्लीकेशन इनवाइट किया एंड 20 अक्टूबर को अलॉटमेंट कर दिया गया. तो एप्लीकेशन मनी कब ड्यू होगी, रिसीव तो 1 अक्टूबर को हो जाएगी एप्लीकेशन मनी. ऑन 1 अक्टूबर रिसीव हो गया एंड अलॉटमेंट विल बी ऑन 20 अक्टूबर. तो एप्लीकेशन से शेयर कैपिटल में भी कब ट्रांसफ़र करेंगे, 20 अक्टूबर को. जिस दिन अलॉटमेंट करते हैं उसी दिन शेयर एप्लीकेशन से शेयर कैपिटल में ट्रांसफ़र करते हैं, क्योंकि द डेट वी हैव अलॉटेड द शेयर्स ऑन दैट डेट ओनली शेयर कैपिटल विल बी क्रिएटेड. उससे पहले शेयर कैपिटल क्रिएट नहीं करते. एप्लीकेशन पे जो भी मनी रिसीव होती है वो बैंक में जमा हो जाती है. तो एप्लीकेशन पे 25 × 2,50,000 इज इक्वल टू 625 और यहाँ पे 50 × 250 करते हैं जब तो 1250 एंड प्रीमियम का अमाउंट हो जाएगा 6250.
ये प्रीमियम का अमाउंट, अलॉटमेंट मनी का 1250 एंड यस ये 6250 अमाउंट इन थाउजेंड्स हो जाएंगे। इससे हमें अमाउंट्स इन थाउजेंड लिखना पड़ेगा, या तो पूरा 62,50,000 लिखेंगे या वी विल राइट अमाउंट इन थाउजेंड्स। तो वी हैव टू चॉइस। जब एग्ज़ाम में बहुत बड़े फिगर्स होते हैं जिसमें बहुत ज़्यादा एक्स्ट्रा ज़ीरो लगाना होता है तो चांसेस होते हैं कि हमें डिले हो, क्वेश्चन बनाने में ज़्यादा टाइम वेस्ट हो। तो बेटर कि आप उसके 3 जीरो 2 जीरो काट दो और अमाउंट इन हंड्रेड से अमाउंट इन थाउजेंड्स इस तरीके से लिखें। जैसे अमाउंट इन रुपीज़ लिखते हैं वैसे ही अमाउंट इन थाउजेंड्स लिखें, तो हमें एक्स्ट्रा जीरो नहीं लगाने पड़ेंगे, हमारा टाइम भी बचेगा एंड वी विल नॉट गेट कन्फ्यूज्ड। अब यहाँ पे जनरल एंट्रीज करते हैं हम। जनरल एंट्रीज इन द बुक्स ऑफ $12,500 not $1250 in the books of Pioneer Equipment Limited। ठीक है, फॉर्मेट हमें पता है, डेबिट अमाउंट इन थाउजेंड्स, ये 000 मतलब इन थाउजेंड्स, एंड ये क्रेडिट अमाउंट इस साइड होगा, डेबिट अमाउंट इन थाउजेंड्स 30, ये इन्वर्टेड कॉमा में कर दीजिए, यहाँ पे क्लियर है। एंड देन डेट्स एंड पर्टिकुलर्स। मैं यहाँ पे नरेशन नहीं लिखूंगी, आपको नरेशन मैंने फर्स्ट क्वेश्चन में और जब जनरल एंट्री सिखाई थी तब बता दिया था। अब आप अपना नरेशन वाला पार्ट खुद से करेंगे, मैं केवल जनरल एंट्रीज आपको बताऊंगी कि कैसे होंगे। सबसे पहले एप्लीकेशन मनी 6250,000 62,50,000, तो हम लोग 6250 तो लिख रहे हैं और 1000 यहाँ पे अमाउंट इन 1000 लिखते हैं, तो वो अब 000 लिखने की ज़रूरत नहीं है। ऑटोमेटिकली सब में वो क्वेश्चन जब चेक करेंगे या जब भी स्टडी करते हैं तो यहाँ 1000 लिखे तो 30 ऑटोमेटिकली ऐड कर लिया जाता है। सबसे पहले बता रहे हैं 1 अक्टूबर को 2017 को अक्टूबर 1 को अमाउंट रिसीव हुआ है एप्लीकेशन पे। सब्सक्राइब्ड इन फुल है क्योंकि यहाँ पे कहीं भी ये नहीं लिखा हुआ है कि ओवर सब्सक्रिप्शन है या अंडर सब्सक्रिप्शन है, इट इज सब्सक्राइब्ड इन फुल। तो एप्लीकेशन में पहले बैंक रिसीव होता है, बैंक अकाउंट डेबिट टू इक्विटी शेयर एप्लीकेशन अकाउंट 6250, यहाँ पे 000 लिखते पर अब लिखने की ज़रूरत नहीं है क्योंकि हमने अमाउंट इन 1000 लिख दिया। नरेशन बीइंग अमाउंट रिसीव्ड ऑन शेयर एप्लीकेशन एट द रेट ऑफ 25 ईच ऑन 2,50,000 शेयर्स। नाउ अक्टूबर 20 को जब शेयर अलॉट कर रहे हैं उस दिन पे ही हम एप्लीकेशन मनी को ट्रांसफ़र करेंगे शेयर कैपिटल में। तो अक्टूबर 20 को इक्विटी शेयर एप्लीकेशन अकाउंट डेबिट टू इक्विटी शेयर कैपिटल अकाउंट 6250 ट्रांसफर ऑफ एप्लीकेशन मनी टू शेयर कैपिटल अकाउंट। नाउ 20 अक्टूबर को ही शेयर अलॉटमेंट के लिए अमाउंट ड्यू किया जा रहा है क्योंकि अमाउंट ड्यू हो चुका है। अब 20 को शेयर अलॉट कर रहे हैं मतलब अमाउंट विल बी ड्यू ऑन 20 अक्टूबर ओनली। तो अलॉटमेंट की जो शेयर कैपिटल वाली एंट्री होती है वो बैंक से पहले होती है और कब होती है, जिस दिन अलॉटमेंट कर रहे हैं उस दिन ये अमाउंट ड्यू हो जाता है। बीइंग अमाउंट ड्यू ऑन अलॉटमेंट, तो इक्विटी शेयर अलॉटमेंट अकाउंट डेबिट टू इक्विटी शेयर कैपिटल। इक्विटी शेयर कैपिटल में कितना जाएगा 50 के अकॉर्डिंग 12500। यहाँ पे हमने कैलकुलेशन किया है, अलॉटमेंट में टोटल 75 रुपीज़ मिल रहे हैं जिसमें 50 रुपीज़ तो अलॉटमेंट मनी के हैं, 25 रुपीज़ हैं शेयर प्रीमियम के। तो जो अलॉटमेंट मनी वाला अमाउंट है दैट विल गो टू अलॉटमेंट 12500 एंड जो शेयर प्रीमियम वाला अमाउंट है वो शेयर प्रीमियम अकाउंट में जाएगा टू शेयर प्रीमियम अकाउंट 6250। टोटल हो गया 18750 जो हमें रिसीव हुआ है अलॉटमेंट में। तो बीइंग अमाउंट ड्यू ऑन शेयर अलॉटमेंट एट द रेट ऑफ 50 ईच एंड प्रीमियम ऑफ 25 ईच ऑन 2,50,000 शेयर्स। नाउ अलॉटमेंट मनी कब रिसीव हुई है अक्टूबर 31 को। तो बैंक वाली एंट्री कर देंगे, अलॉटमेंट से कितना अमाउंट रिसीव हुआ है, बैंक अकाउंट डेबिट कितना बैंक रिसीव हुआ है, ये पूरा बाइफरकेट वाला नहीं, टोटल अमाउंट तो पूरा रिसीव हुआ है, आगे हम उसे बाइफरकेट कर रहे हैं।
शेयर कैपिटल में और शेयर प्रीमियम में। लेकिन एक बार तो पूरा अमाउंट रिसीव हुआ है, वो पूरा अमाउंट नोट करेंगे। बैंक अकाउंट डेबिट टू इक्विटी शेयर अलॉटमेंट अकाउंट being amount received on share allotment at the rate of 25 each for share premium and 50 each for 50 each for allotment money 18750। इस तरीके से आपकी प्रीमियम की एंट्रीज होंगी। अब यही अगर कॉल में रिसीव होता तो ये शेयर प्रीमियम कॉल वाली एंट्री के साथ जाता और एप्लीकेशन पे रिसीव होता तो एप्लीकेशन वाली एंट्रीज के साथ जाता। मतलब क्वेश्चन में लिखा रहेगा इंक्लूडिंग प्रीमियम और उसके साथ ये प्रीमियम वाली एक्स्ट्रा एंट्री पास करनी है और कोई भी अलग चीज़ यहाँ पे नहीं है। तो आपको ये समझ में आ गया कि शेयर प्रीमियम की एंट्री कैसे करनी है। नाउ इलस्ट्रेशन 7 जो है वो रिगार्डिंग प्रो रेटा अलॉटमेंट है। विल डू दैट इन नेक्स्ट लेक्चर। इस लेक्चर में हमने कॉल इन एडवांस एंड कॉल इन एरियर्स और उन पे इंटरेस्ट की एंट्री सीखनी है और उनका ट्रीटमेंट क्या होता है ये सीखना है। सो इलस्ट्रेशन 8 हमने लास्ट लेक्चर में कर लिया और कॉल इन एरियर्स क्या होता है हमने जान लिया। क्योंकि कॉल इन एरियर्स क्या होता है कि कॉल जब भी मंगा रहे हैं तो उस पर कुछ अमाउंट कम रिसीव है कुछ शेयर्स पे, तो जितने पे रिसीव हुआ है उससे डेबिट करते हैं बैंक अकाउंट को, रिमेनिंग से डेबिट करते हैं कॉल इन एरियर्स अकाउंट को टू दैट अलॉटमेंट या फिर कॉल जो भी होता है वैसे करते हैं। इससे रिगार्डिंग इलस्ट्रेशन 8 वी हैव डन विद एक्सट्रैक्ट ऑफ बैलेंस शीट इन लास्ट लेक्चर। नाउ हम देखेंगे कॉल इन एडवांस क्या होता है। अब इन द सेम मैनर कि जैसे हमें यहाँ पे कॉल इन एरियर्स हुई है, कोई कॉल रिसीव नहीं हुई है, हो सकता है अलॉटमेंट के वक्त ही हमें एडवांस में नेक्स्ट कॉल का भी अमाउंट रिसीव हो जाए, तो वो होता है कॉल इन एडवांस। एग्जाम्पल मैं यहाँ पे आपको बताती हूँ। एग्जाम्पल है, सपोज मिस्टर ए है, मिस्टर ए को 1000 शेयर्स इशू किए गए हैं, उस पर एप्लीकेशन पे मनी है 2 रुपीज़, अलॉटमेंट में है 3 रुपीज़ एंड कॉल पे है 5 रुपीज़। तो उसने एप्लीकेशन पे 2000 दिए, अलॉटमेंट पे कितना अमाउंट दिया इसने 3000 प्लस 5000, मतलब कॉल का अमाउंट भी कब दे दिया अलॉटमेंट के वक्त ही, मतलब इसने एडवांस में कॉल का पेमेंट कर दिया। तो अलॉटमेंट के वक्त जनरल एंट्रीज क्या होंगी देखिए। बैंक अकाउंट डेबिट, कितना बैंक मिल गया अलॉटमेंट पे टोटल 8000, तो बैंक तो रिसीव जितना हुआ है उतने से एंट्री करनी पड़ेगी। तो बैंक अकाउंट डेबिट बाई 8000 टू शेयर अलॉटमेंट अकाउंट, अलॉटमेंट के नाम से कितना पैसा मिला है केवल 3000 रुपये। अब बाकी जो 5000 है वो कॉल में डायरेक्टली नहीं ट्रांसफ़र कर सकते क्योंकि अभी कॉल ड्यू नहीं हुई है, इसलिए हम शेयर फाइनल कॉल में नहीं डाल सकते। तो किस में डालेंगे, टू कॉल इन एडवांस अकाउंट 5000। इस तरीके से ये कॉल इन एडवांस की एंट्री होती है। जैसे एडवांस जो हमने रिसीव कर लिया वो हमारी लायबिलिटी, इसलिए क्रेडिट साइड में जैसे कॉल इन एरियर्स डेबिट हुआ था बैंक के साथ में, यहाँ कॉल इन एडवांस जो है वो क्रेडिट होगा। अब जब फाइनल कॉल ड्यू होती है तो क्या एंट्री होगी, जो बाकी शेयर होल्डर्स हैं उनके लिए तो बैंक अकाउंट डेबिट हो जाएगा जिस भी अमाउंट से बैंक रिसीव है। लेकिन अब मिस्टर ए तो फिर से पैसे नहीं देंगे क्योंकि उन्होंने अलॉटमेंट के वक्त ही एडवांस में दे दिए, तो ये कहाँ से फुलफिल होगा, कॉल इन एडवांस अकाउंट। यहाँ पे अब ये कॉल इन एडवांस डेबिट हो जाएगा क्योंकि अब यहाँ पे कॉल सेटल करने की बारी है। टू शेयर फाइनल कॉल, यहाँ पे फुल अमाउंट आ जाएगा शेयर फाइनल कॉल का, जिसमें से कुछ अमाउंट कैश से एडजस्ट होगा और कुछ अमाउंट जो लास्ट हमारी कॉल इन एडवांस रिसीव हुई थी उससे एडजस्ट होगा। नाउ वी विल सी इंटरेस्ट ऑन कॉल इन एडवांस एंड इंटरेस्ट ऑन कॉल इन एरियर्स। क्योंकि कॉल इन एरियर्स में क्या होता है, जिस दिन अमाउंट ड्यू होता है उसके बाद पेमेंट मिलता है, तो उस पर हमें शेयर होल्डर से इंटरेस्ट रिसीव करना होगा हमें, मतलब कंपनी को। एंड कॉल इन एडवांस में अमाउंट मिल जाता है तो वी हैव टू गिव टू द शेयर होल्डर इंटरेस्ट ऑन कॉल इन एडवांस। कंपनी विल रिसीव इंटरेस्ट ऑन कॉल इन एरियर्स एंड कंपनी विल गिव इंटरेस्ट ऑन कॉल इन एडवांस। तो फटाफट देख लेते हैं क्या होता है। इंटरेस्ट ऑन कॉल इन एरियर्स इज रिकवरेबल and that in respect of call in advance it is payable according to the provision in this regard article of the company। जो कंपनीज के आर्टिकल्स में जो प्रोविजंस है, कंपनी का एक आर्टिकल ऑफ एसोसिएशन होता है जिसमें कंपनी के सारे टर्म्स एंड कंडीशंस लिखे होते हैं, उसके अकॉर्डिंगली वहाँ पे बताया जा सकता है, आर्टिकल में डिसाइड किया जा सकता है
कि कॉल इन एडवांस पे क्या इंटरेस्ट होगा और कॉल इन एरियर्स पे क्या इंटरेस्ट होगा। और अगर वो नहीं बताया गया है तो कॉल इन एरियर्स पे इंटरेस्ट रेट एज पर कंपनीज एक्ट शेड्यूल है 10% एंड कॉल इन एडवांस पे है 12%। जब कंपनी को पे करना है तो इट विल पे 12% इंटरेस्ट ऑन कॉल इन एडवांस एंड जब कंपनी हैव टू रिसीव तो इट विल रिसीव 10% ऑन कॉल इन एरियर्स। कंपनी कम रिसीव करेगी। अगर आपको याद करने में कंफ्यूजन होता है तो इस तरीके से याद कीजिए कि कंपनी कम अमाउंट रिसीव करेगी इंटरेस्ट को और ज़्यादा पे करेगी। कम रिसीव करेगी मतलब 10% और ज़्यादा पे करेगी मतलब 12%। तो कॉल इन एरियर्स पे रिसीव करना है 10% एंड कॉल इन एडवांस में पे करना है 12%। यहाँ पे देखते हैं इंटरेस्ट ऑन कॉल इन एरियर्स पेबल होता है टेबल एफ के अनुसार मैक्सिमम है 10%। कंपनी अपने आर्टिकल ऑफ एसोसिएशन में इससे कम इंटरेस्ट डिसाइड कर सकती है बट मैक्सिमम है 10%, उससे ज़्यादा कंपनी चार्ज नहीं कर सकती। पीरियड कंसिडर्ड फ्रॉम द कौन से पीरियड से हमें कॉल इन एरियर्स देना है, जिस दिन कॉल ड्यू है उस दिन से लेकर जब तक कॉल रिसीव हुई है। कब से कॉल ड्यू हुई है उस दिन पेमेंट कर देना चाहिए था से कॉल वाली अमाउंट कॉल अमाउंट रिसीव्ड उस बीच का जो भी पीरियड है उस पे पब्लिक को शेयर होल्डर को इंटरेस्ट पे करना पड़ेगा। डायरेक्टर्स हैव अ राइट टू वेव ऑफ सच इंटरेस्ट इन द इंडिविजुअल केस इन देयर ओन डिस्क्रिशन। क्योंकि मैक्सिमम है 10%, मिनिमम कुछ भी हो सकता है और वो मिनिमम को भी डायरेक्टर्स वेव ऑफ कर सकते हैं, माफ कर सकते हैं कि ठीक है आप केवल अमाउंट दे दो, कॉल मनी दे दो एंड यू डोंट नीड टू गिव interest on calls and it is a nominal account in the nature and it is credited to profit and loss account। जो भी इंटरेस्ट रिसीव या पे हो रहा है वो नॉमिनल अकाउंट है मतलब इनकम या एक्सपेंस है और वो प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में जाएगा, बैलेंस शीट में कहीं भी नहीं जाएगा। नेक्स्ट इंटरेस्ट ऑन कॉल इन एडवांस, ये रिसीवेबल होता है और इसके लिए भी टेबल एफ में मैक्सिमम प्रोवाइड है 12%। कंपनी अपने आर्टिकल ऑफ एसोसिएशन में अपने एग्रीमेंट पेपर्स में उससे कम डिसाइड कर सकती है बट 12% से ज़्यादा पे नहीं कर सकती। कॉल इन एडवांस पे 12% है, कॉल इन एरियर्स पे 10%। आप फिर से एक बार मेरे साथ बोलेंगे कॉल इन एरियर्स पे यस 10% एंड कॉल इन एडवांस पे 12%। हमेशा याद रखना, इसके लिए कंफ्यूज नहीं होना है। एंड मैक्सिमम होता है या मिनिमम होता है, ये परसेंट मैक्सिमम होता है, इससे ज़्यादा नहीं कर सकते, इससे कम परसेंट कंपनीज डिसाइड कर सकते हैं। ये मैक्सिमम कहाँ दिया हुआ है, इन टेबल एफ ऑफ द कंपनीज एक्ट, टेबल एफ में दिया हुआ है, ठीक है। पीरियड कौन सा कंसिडर करेंगे, अब यहाँ पे अपोजिट हो जाएगा कि जिस दिन कॉल मनी रिसीव हुई है उससे लेकर जिस दिन ड्यू हो रही है। एक्चुअल में कब यहाँ पे पेबल हो रही थी, जब ड्यू हो रही है, लेकिन एडवांस में रिसीव होगी। जिस दिन रिसीव हुई है से लेकर जिस दिन तक ड्यू हो रही है उस बीच का इंटरेस्ट हम कैलकुलेट करके पेमेंट करेंगे। शेयर होल्डर्स आर नॉट एंटाइटल्ड फॉर एनी डिविडेंड ऑन कॉल इन एडवांस। कॉल इन एडवांस पे कोई भी डिविडेंड नहीं मिलेगा, जो एक्चुअल अमाउंट है उस पे ही केवल डिविडेंड मिलेगा। डिविडेंड मतलब शेयर ऑफ प्रॉफिट, वो नॉमिनल वैल्यू के परसेंट पे बेस्ड होता है। डिविडेंड इज बेस्ड ऑन परसेंट ऑफ नॉमिनल वैल्यू, तो डिविडेंड विल बी रिसीव्ड ओनली ऑन द अमाउंट ड्यू और एडवांसेस के परसेंटेज के बेसिस पे डिविडेंड विल नॉट बी कैलकुलेटेड। इससे प्रैक्टिकल नहीं आएंगे, आपकी थ्योरीज आ सकते हैं, तो ट्रू एंड फॉल्स में आ सकते हैं। तो यू हैव टू रिमेंबर कि कॉल इन एडवांस पे डिविडेंड पेबल नहीं होता है। एंड ये भी नॉमिनल अकाउंट है जो P&L अकाउंट में चार्ज होगा। इसकी जनरल एंट्रीज कैसे होंगी, क्योंकि ये नॉमिनल अकाउंट में है। तो कॉल इन एरियर्स पे जो इंटरेस्ट मिलने वाला है वो हमारी इनकम है, एंड कॉल इन एडवांस पे जो पे करना है वो हमारा एक्सपेंस। इसलिए कॉल इन एरियर्स वाला अमाउंट क्रेडिट होगा। किससे क्रेडिट होगा, शेयर होल्डर से, क्योंकि शेयर होल्डर से मिलने वाला है। तो शेयर होल्डर अकाउंट डेबिट टू कॉल इंटरेस्ट ऑन कॉल इन एरियर्स बीइंग इंटरेस्ट ड्यू ऑन कॉल इन एरियर्स। और जब रिसीव हो जाएगा तो बैंक अकाउंट डेबिट टू शेयर होल्डर अकाउंट and interest on call in arrears will be transferred to P&L account. तो interest on call in arrears account debit to P&L account. interest on call in arrears transfer हो गया कहाँ, P&L में, और शेयर होल्डर्स यहाँ पे कैंसिल हो गए। हमारे पास अल्टीमेटली क्या बचा, प्रॉफिट इंक्रीज हो गया एंड बैंक रिसीव हो गया।
नाउ अगर इंटरेस्ट ऑन कॉल इन एडवांस है तो वो हमारा एक्सपेंस, इसलिए उसे डेबिट करेंगे। इंटरेस्ट ड्यू से बीइंग इंटरेस्ट ड्यू ऑन कॉल इन एडवांस, इंटरेस्ट ऑन कॉल इन एडवांस अकाउंट डेबिट टू शेयर होल्डर्स अकाउंट, एंड देन पेमेंट ऑफ इंटरेस्ट करेंगे तो वी विल पे, वी हैव टू पे, इसलिए बैंक अकाउंट क्रेडिट होगा, शेयर होल्डर अकाउंट डेबिट टू बैंक अकाउंट, एंड अल्टीमेटली ये भी कहाँ ट्रांसफर हो जाएगा, P&L में। तो P&L अकाउंट डेबिट टू इंटरेस्ट ऑन कॉल इन एडवांस अकाउंट। नाउ रिलेटेड इलस्ट्रेशन है, इलस्ट्रेशन 9, जिसमें कॉल इन एरियर्स, कॉल इन एडवांस एंड उन पे इंटरेस्ट का ट्रीटमेंट है। सो वी विल डू दिस इलस्ट्रेशन, जिसमें अलॉटमेंट और एप्लीकेशन वगैरह वाला आप खुद से भी कर सकते हैं। सबसे पहले वी विल रीड द क्वेश्चन, और पहले वर्किंग नोट में हम सारे कैलकुलेशंस कर लेंगे और उसके बाद वी विल डू जनरल एंट्रीज। लेट्स रीड द इलस्ट्रेशन 9। रश्मि लिमिटेड इशूड शेयर एट पार, 1 लाख इक्विटी शेयर है, पार पे इशू है, मतलब कोई भी प्रीमियम नहीं है। एट पार मतलब, एट पार का क्या मतलब है, एट फेस वैल्यू विदाउट प्रीमियम। एट पार लिखा है मतलब देयर इज नो शेयर प्रीमियम, ऑल द शेयर आर इशूड एट फेस वैल्यू ओनली, मतलब इशू प्राइस इज इक्वल टू फेस वैल्यू। एंड दिस इज केस ऑफ फुल सब्सक्रिप्शन, मतलब जो भी अमाउंट, जो भी शेयर कंपनी ने इन्वाइट किए थे, ऑल हैज़ बिन सब्सक्राइब। फुल सब्सक्रिप्शन है, ना ओवर सब्सक्रिप्शन है, ना ही अंडर सब्सक्रिप्शन है। तो इसमें देखते जाते हैं कब कब कितनी कितनी मनी रिसीव हुई है। यहाँ पे लिखा है शेयर इशू है 1 लाख, एप्लीकेशन मनी है, एप्लीकेशन मनी इज 2.5, अलॉटमेंट मनी इज ₹3, फर्स्ट कॉल इज ₹2, एंड रिमेनिंग फॉर फाइनल कॉल, मतलब फाइनल कॉल पे 2.5 रुपीज़। ये हो गए टोटल 10 रुपीज़। आगे क्या कहता है कि ऑल द शेयर वर फुल्ली सब्सक्राइब, मतलब नो अंडर सब्सक्रिप्शन, नो ओवर सब्सक्रिप्शन। मिस्टर नायर एक पर्सन है हु हेल्ड 10,000 शेयर्स, पेड फुल्ली रिमेनिंग अमाउंट ऑन फर्स्ट कॉल इटसेल्फ, मतलब फर्स्ट कॉल के साथ ही उन्होंने फाइनल कॉल का अमाउंट भी पेमेंट कर दिया। कॉल इन एडवांस का केस है कब, फर्स्ट कॉल के साथ। कितना, फाइनल कॉल का भी 2.5 इंटू 10,000, 25,000 इन्होंने पे कर दिया कॉल इन एडवांस। कब पे कर दिया, फर्स्ट कॉल के समय। कौन सा अमाउंट, फाइनल कॉल का अमाउंट। अब देखिए यहाँ पे 1 लाख टोटल शेयर इशू है, पर एक ही पर्सन तो पूरे 1 लाख शेयर नहीं लेता है। कोई भी अलग अलग शेयर होल्डर्स होते हैं, अलग अलग इंडिविजुअल्स शेयर परचेज करते हैं। उनमें से एक थे मिस्टर नायर, जिन्होंने 10,000 शेयर लिए कंपनी के, और वो 10,000 के लिए उन्होंने फर्स्ट कॉल में ही फाइनल कॉल का भी अमाउंट पेमेंट कर दिया। तो इस तरीके से कोई पर्सन होता है जो एडवांस में दे देता है, कुछ ऐसे ही पर्सन होते हैं जो कॉल ड्यू होती है फिर भी अमाउंट पेमेंट नहीं करते। तो द फाइनल कॉल विच वॉज मेड आफ्टर 3 मंथ फ्रॉम द फर्स्ट कॉल, मतलब फाइनल कॉल ड्यू कब हो रही थी, आफ्टर 3 मंथ, यानी इसने कितने मंथ एडवांस में पेमेंट कर दिया, 3 मंथ। फर्स्ट कॉल 3 महीने पहले हुई थी फाइनल कॉल के, मतलब उन्होंने 3 मंथ के एडवांस में पूरा पेमेंट कर दिया कॉल का, फाइनल कॉल को। तो अगर इंटरेस्ट पे करेंगे तो किस पे पे करेंगे, 3 मंथ के हिसाब से एट द रेट ऑफ 12% पर एनम। फर्स्ट कॉल जो फाइनल कॉल है उसके बारे में आगे बता रहे हैं कि वो फुल्ली पे की गई एक्सेप्ट अ शेयर होल्डर हैविंग 1000 शेयर, मतलब फाइनल कॉल पे ही कॉल इन एरियर्स भी है ऑन 1000 शेयर्स। फाइनल कॉल पे अमाउंट कितना ड्यू है, 2.5, मतलब 2500 नॉट रिसीव्ड। 2500 इज कॉल इन एरियर्स ऑन फाइनल कॉल। ये फर्स्ट कॉल पे नहीं है, फाइनल कॉल पे। ये कैसे पता चलता है, यहाँ पे लिखा है फाइनल कॉल विच वॉज मेड आफ्टर 3 मंथ फ्रॉम द फर्स्ट कॉल वॉज फुल्ली पेड, मतलब फाइनल कॉल के बारे में बात कर रहे हैं, एक्सेप्ट हैविंग 1000 शेयर्स who paid his due amount after 2 months along with interest on call in arrears। कितने मंथ बाद इसने पे किया, ड्यू था उसके 2 मंथ बाद। तो इंटरेस्ट क्या होगा, एट द रेट ऑफ कॉल इन एरियर्स पे हमें पता है कॉल इन एरियर्स पे कितना होता है, 10% पर एनम फॉर 2 मंथ। हम इंटरेस्ट यहाँ पे कैलकुलेट कर लेंगे। कंपनी ऑल्सो पेड इंटरेस्ट ऑन कॉल इन एडवांस टू मिस्टर नायर, मिस्टर नायर को भी एट द रेट ऑफ 12% पर एनम के अकॉर्डिंग हम 3 मंथ का इंटरेस्ट कैलकुलेट करेंगे ऑन कॉल इन एरियर्स। गिव द जर्नल एंट्री टू रिकॉर्ड दिस ट्रांजैक्शंस। अब हम सब पे अमाउंट कैलकुलेट कर लेते हैं, कितना कितना अमाउंट रिसीव हुआ है। एप्लीकेशन पे फुल अमाउंट 1 लाख के हिसाब से 2,50,000, अलॉटमेंट पे 3 लाख। नाउ वी विल कैलकुलेट ऑन फर्स्ट कॉल। ऑन
फर्स्ट कॉल कितना अमाउंट रिसीव होगा। देखिए फर्स्ट कॉल पे तो कोई कॉल इन एरियर्स और कोई कॉल इन एडवांस नहीं है, तो 2 into 1 lakh टोटल अमाउंट रिसीव्ड ऑन फर्स्ट कॉल इज ₹2 lakh। उसके अलावा फर्स्ट कॉल के साथ ही कॉल इन एडवांस ऑफ फाइनल कॉल भी रिसीव हुआ है, कितना 25,000। तो टोटल बैंक रिसीव हुआ है 2,25,000, जिसमें से रिगार्डिंग फर्स्ट कॉल है 2 lakh एंड रिगार्डिंग फाइनल कॉल है 25,000। नाउ विल डू फॉर फाइनल कॉल। फाइनल कॉल के लिए कितना अमाउंट रिसीव हुआ है, देखिए टोटल इशू है 1 lakh शेयर, जिसमें से 1,000 ने नॉट पेड किया, नॉट पेड या फिर पेड लेटर, जिसके लिए कॉल इन ईयर्स हुए 1,000। तो टोटल कितने बचे 99,000, जिसमें से मिस्टर नायर ने एडवांस पेमेंट कर दी थी। एडवांस पेमेंट कर दी थी मिस्टर नायर ने 10,000 शेयर के रिकॉर्डिंग। तो बचे कितने 89,000, जिसपे हमें फाइनल कॉल पे अमाउंट रिसीव हुआ होगा, क्योंकि 10,000 पे पहले 3 महीने एडवांस में रिसीव हो गई एंड 1,000 शेयर पे 2 मंथ लेटर वी विल रिसीव। तो फाइनल कॉल के वक्त कितना बैंक रिसीव हुआ होगा 89,000 ओनली, और फाइनल कॉल पे अमाउंट ड्यू है 2 into 5 into 89,000। तो नाउ वी विल डू कैलकुलेशन। 2.5 into 89,000 is equal to 2,22,500 रिसीव्ड। बैंक रिसीव हुआ है इतना। कॉल इन एरियर से कितना रिसीव होगा हमें बाद में 2,2500 एंड कॉल इन एडवांस से हमें कितना रिसीव हो चुका है 25,000। तो 2,22,500 में जब हम 2,500 और 25,000 प्लस करेंगे तो आएगा 2,50,000, जो कि टोटल अमाउंट होता है फाइनल कॉल का। अब हमारा ये कैलकुलेशन तो हो गया। उसके अलावा वी हैव टू कैलकुलेट इंटरेस्ट ऑन कॉल इन एरियर्स एंड कॉल इन एडवांस। तो नाउ विल कैलकुलेट इंटरेस्ट ऑन कॉल इन एडवांस। इंटरेस्ट कितना है हमें पता है, कॉल इन एडवांस का अमाउंट है 25,000, जो कि कितने महीने पहले दे दिए थे 3 months पहले। तो इंटू 3 इंटू क्या परसेंट होता है कॉल इन एडवांस का 12% इंटू 1/12, क्योंकि 3 months के लिए कैलकुलेट करना है। तो अमाउंट ऑफ कॉल इन एडवांस इंटरेस्ट विल बी 750। नाउ वी विल कैलकुलेट for call in arrears interest on call in arrears। हमें इंटरेस्ट ऑन कॉल इन एरियर्स पे कितना रिसीव करना है एट द रेट ऑफ 10%, और कॉल इन एडवांस पे पता है 12%। यहाँ पे क्योंकि कोई भी और रेट नहीं दी हुई है तो हम जो एक बेसिक स्टैंडर्ड रेट है वो लेके चलेंगे। कॉल इन एरियर्स हमें कितने मंथ बाद रिसीव हुई 2 month बाद। तो 2,500 इंटू 2/12 इंटू 10%, इसका कैलकुलेशन करते हैं। 2,500 इंटू 10% इंटू 2 डिवाइड बाई 12, 41.67 रुपीज़। कॉल इन एरियर्स है हमारी इनकम एंड कॉल इन एडवांस है हमारा एक्सपेंस, क्योंकि हमें कॉल इन एडवांस पे इंटरेस्ट शेयर होल्डर को पे करना पड़ेगा एंड कॉल इन एरियर्स पे इंटरेस्ट वी विल रिसीव। ये हो गया हमारा अमाउंट कैलकुलेट। सारे अमाउंट्स हमारे कैलकुलेट हो गए। नाउ वी हैव टू डू जर्नल एंट्रीज। तो एप्लीकेशन और अलॉटमेंट की एंट्रीज बहुत इजी है, आप वो खुद से कैलकुलेट खुद से जर्नल एंट्री पास कर सकते हैं, इसलिए मैं ओरली केवल बता रही हूँ, लिखकर अच्छे से समझाऊंगी मैं केवल रिगार्डिंग फर्स्ट कॉल एंड फाइनल कॉल। तो सबसे पहले जब एप्लीकेशन मनी हमने कैलकुलेशन में देखा, एप्लीकेशन मनी का अमाउंट है 2,50,000 पूरा रिसीव हो गया है। बैंक अकाउंट डेबिट टू इक्विटी शेयर एप्लीकेशन 2,50,000, और जब अलॉटमेंट डेट पे शेयर कैपिटल में ट्रांसफर करेंगे तो एप्लीकेशन मनी एप्लीकेशन अकाउंट डेबिट टू इक्विटी शेयर कैपिटल। और अब अलॉटमेंट पे 3 लाख है, सबसे पहले ड्यू होगा तो इक्विटी शेयर अलॉटमेंट अकाउंट डेबिट टू इक्विटी शेयर कैपिटल, और जब बैंक रिसीव होगा तो बैंक अकाउंट डेबिट टू इक्विटी शेयर अलॉटमेंट। यहाँ तक आपको कोई भी कंफ्यूजन नहीं होना चाहिए, जो भी कंफ्यूजन होगा इसके बाद होगा। नाउ फर्स्ट कॉल के साथ ही फाइनल कॉल का अमाउंट रिसीव हुआ था, तो उसकी जर्नल एंट्री करनी है सबसे पहले। तो
फर्स्टली हम कॉल ड्यू करते हैं। कॉल ड्यू कैसे करेंगे? फर्स्ट कॉल अकाउंट डेबिट टू इक्विटी शेयर कैपिटल अकाउंट बीइंग कॉल ड्यू ऑफ 1 लाख शेयर एट द रेट ऑफ ₹2 ईच। ये हो गया 2 लाख। ना जब बैंक रिसीव करने का समय आया तो हमें कितनी बैंक रिसीव हुई? 2 लाख प्लस 25,000। तो बैंक अकाउंट कितने से डेबिट होगा? 2 लाख एंड 25,000। 2 लाख फर्स्ट कॉल का, 25,000 फाइनल कॉल का इन एडवांस। तो 2 फर्स्ट कॉल अकाउंट तो कितना जाएगा? फर्स्ट कॉल अकाउंट में तो वही 2 लाख जाएगा जो फर्स्ट कॉल अकाउंट का अमाउंट है, लेकिन बचा हुआ अमाउंट कहाँ चल जाएगा? टू कॉल इन एडवांस अकाउंट ₹25,000 दैट विल बी सेटल्ड ड्यूरिंग द टाइम ऑफ फाइनल कॉल। यहाँ पे नरेशन में लिखाएगा बीइंग फर्स्ट कॉल मनी रिसीव्ड अलॉन्ग विथ कॉल इन एडवांस। कॉल इन एडवांस का 25,000 और फर्स्ट कॉल का ₹2। ये तो हो गई फर्स्ट कॉल के समय की एंट्रीज। नाउ एंट्री फॉर द टाइम ऑफ फाइनल कॉल। तो जब फाइनल कॉल ड्यू होगी तो क्या एंट्री होगी? फाइनल कॉल अकाउंट डेबिट टू इक्विटी शेयर कैपिटल। कितना? 2.5 के हिसाब से इंटू 1 लाख। ड्यू तो हम पूरा अमाउंट करते हैं, जो भी प्रॉब्लम होती है वो बैंक के साथ। ड्यू वाला अमाउंट ऑलवेज वहाँ पे कोई झंझट नहीं है, जस्ट शेयर प्रीमियम में ट्रांसफर होते हैं तो ड्यू वाली एंट्री के साथ होता है। लेकिन कॉल इन एरियर्स, कॉल इन एडवांस वाली जो भी एंट्रीज होंगी वो बैंक के साथ होंगी। ये आप एकदम अपने माइंड में सेट कर लीजिए। कॉल इन एडवांस एंड कॉल इन एरियर्स की जो भी एंट्री होगी वो बैंक वाली एंट्री के साथ होगी, और शेयर प्रीमियम वाली एंट्री ड्यू जो शेयर कैपिटल में ट्रांसफर कर रहे हैं उसके साथ होगी। तो अभी रिसीव हो रहे हैं या नहीं हो रहे वो तो हमें पता ही नहीं है। दिस इज जस्ट अमाउंट ड्यू। तो वो अमाउंट ड्यू हमें कब पता चलेगा? 2,50,000। वो तो जस्ट हम ड्यू कर देंगे, अभी तो नहीं पता है कि क्या रिसीव होने वाला है क्या नहीं। अब जब बैंक रिसीव होगी तब कैलकुलेशंस होगा। तो बैंक अकाउंट डेबिट हमने अपने वर्किंग नोट में कैलकुलेट किया। बैंक कितनी रिसीव हुई? केवल 2,22,500। तो बैंक तो रिसीव हुई 2,22,500 ओनली। उसके अलावा हमें पता है कॉल इन एरियर से जो कि बैंक अकाउंट के साथ डेबिट होता है 2,500। अब ये जो हम यहाँ पे कॉल इन एडवांस की एंट्री पास की थी तब वो कॉल इन एडवांस था, अब वो कॉल इन एडवांस नहीं रहेगा, अब वो फाइनल कॉल में कन्वर्ट हो जाएगा। इसलिए पहले कॉल इन एडवांस को क्रेडिट किए थे, अब वो कॉल इन एडवांस नहीं रह के फाइनल कॉल हो जाएगा। इसलिए नाउ वी विल डू डेबिट। पहले क्रेडिट किए थे, अब करेंगे डेबिट। कॉल इन एडवांस अकाउंट डेबिट बाई 25,000 and total amount will be 2,50,000 that will go to फाइनल कॉल अकाउंट। इस तरीके से फाइनल कॉल अकाउंट में यहाँ 250 था, यहाँ भी 250 हो गया। वो 250 कैसे कंप्लीट हुआ? 222,500 बैंक से आया, 2500 अभी भी एरियर से जो कि 2 months लेटर रिसीव होगा, एंड कॉल इन एडवांस का 25,000 था। कॉल इन एडवांस से आया 25,000 जो कि फर्स्ट कॉल में रिसीव हो गया था। जब कॉल इन एडवांस हमारी लायबिलिटी थी, ड्यू था, तो हमने ये क्रेडिट किया था। लेकिन अब 3 महीने बाद जब फाइनल कॉल का समय आ गया तो कॉल इन एडवांस का कोई एग्जिस्टेंस ही नहीं है, क्योंकि वो कॉल इन एडवांस नहीं है, नॉर्मल कॉल बन चुकी है, फाइनल कॉल बन चुकी है। इसलिए जब उसे पहले क्रेडिट किए थे, अभी फाइनल कॉल के वक्त डेबिट करके वो अमाउंट कहाँ ट्रांसफर कर दिया? फाइनल कॉल अकाउंट में। तो ये तो हो गई कॉल इन एरियर्स एंड कॉल इन एडवांस की एंट्री। देखिए कॉल इन एडवांस एक बार क्रेडिट हुई थी और अब डेबिट हो चुकी है, मतलब ये सेटल हो चुकी है, इसको और सेटल करने की ज़रूरत नहीं है। लेकिन कॉल इन एरियर्स केवल अभी डेबिट हुआ है, इससे रिलेटेड बैंक रिसीव नहीं हुआ है। 2 month लेटर जब रिसीव होगा तब क्या एंट्री होगी? जब 2 महीने बाद कॉल इन एरियर्स रिसीव होगा तब क्या एंट्री होगी वो देखनी है। लेकिन उससे पहले कॉल इन एडवांस का इंटरेस्ट, अब ये कॉल इन एडवांस जब हमने ड्यू कर ली तो उसका इंटरेस्ट भी पे करना पड़ेगा, एंड इंटरेस्ट इज अवर एक्सपेंस। कॉल इन एडवांस का इंटरेस्ट इज अवर एक्सपेंस, और इंटरेस्ट ऑन कॉल इन एरियर्स को अभी हमने देखा डेबिट करते हैं। तो इंटरेस्ट ऑन कॉल इन एडवांस को अभी हमने देखा डेबिट करते हैं क्योंकि हमारा एक्सपेंस है। इंटरेस्ट ऑन कॉल इन एडवांस हमने कैलकुलेट किया था 750 टू शेयर होल्डर्स अकाउंट 750, और जब शेयर होल्डर को पे करेंगे तो क्या एंट्री करेंगे? शेयर होल्डर अकाउंट डेबिट,
क्योंकि अब उनको पेमेंट कर रहे हैं, डेबिट द रिसीवर टू बैंक अकाउंट, क्योंकि अब उनको पेमेंट कर दिया, हमारी कैश गई इसलिए ये क्रेडिट हो गई। तो ये इंटरेस्ट ऑन कॉल इन एडवांस की एंट्री हो गई। इंटरेस्ट ऑन कॉल इन एडवांस अकाउंट डेबिट टू शेयर होल्डर एंड शेयर होल्डर डेबिट टू बैंक अकाउंट। और लास्ट में जब लास्ट होगा 31 मार्च आएगा तो दैट विल बी ट्रांसफर टू P&L अकाउंट। तब P&L अकाउंट डेबिट हो जाएगा ड्यू टू एक्सपेंस टू इंटरेस्ट ऑन कॉल इन एडवांस। पर ये एंट्री होगी 31 मार्च की डेट पे, अभी नहीं। ये जस्ट मैं आपको समझाने के लिए बता रही हूँ कि कैसे ट्रांसफर होता है। अब बारी आएगी कॉल इन एरियर्स की। तो सबसे पहले तो रिसीव होगा कॉल इन एरियर्स, तो बैंक अकाउंट डेबिट टू कॉल इन एरियर्स। जो कॉल इन एरियर्स रिसीव होगा 2500। बुक में जो कॉल इन एरियर्स का इंटरेस्ट रिसीव हुआ है और कॉल इन एरियर्स रिसीव हुई है, दोनों की एंट्री एक साथ कर दी गई है। लेकिन मैं आपको यहाँ समझाने के लिए दोनों एंट्रीज को अलग अलग बता रही हूँ। इसलिए कॉल इन एरियर्स जब रिसीव हुआ तो बैंक अकाउंट डेबिट टू कॉल इन एरियर्स, और इंटरेस्ट ऑन कॉल इन एरियर्स इज अवर इनकम, तो शेयर होल्डर अकाउंट डेबिट टू इंटरेस्ट ऑन कॉल इन एरियर्स। 41.67 ये हमने कैलकुलेट किया था इन अवर वर्किंग नोट, वहीं से हम यहाँ पे लेके आ रहे हैं। और जब रिसीव होगा तो बैंक अकाउंट डेबिट टू शेयर होल्डर अकाउंट 41.67। तो ये जो बैंक की एंट्री है वो आप कंबाइन कर सकते हैं, 1 नंबर एंड 2 नंबर दोनों में कंबाइन कर सकते हैं कि कॉल इन एरियर्स को पहले ड्यू कराएंगे शेयर होल्डर से। तो कॉल इन एरियर्स को भी पहले शेयर होल्डर से ड्यू कराएंगे। कैसे? शेयर होल्डर अकाउंट डेबिट टू कॉल इन एरियर्स अकाउंट 2500। जैसे इंटरेस्ट ड्यू हुआ शेयर होल्डर अकाउंट डेबिट टू इंटरेस्ट ऑन कॉल इन एरियर्स, उसी तरीके से ये भी ड्यू होगा शेयर होल्डर अकाउंट डेबिट टू कॉल इन एरियर्स। दोनों में कॉल इन एरियर्स क्रेडिट हो रहा है। या तो यहाँ पे आपकी पूरी एंट्रीज, या तो आप ये एंट्रीज फाइनल कीजिए तो पूरी एंट्रीज कंप्लीट हो जाती हैं, या फिर फर्स्ट नंबर को छोड़ के पहले आप ये अमाउंट ड्यू कराइए एंड देन ये बैंक वाली एंट्री पास नहीं करके पूरी कंबाइन एंट्री की बैंक अकाउंट डेबिट टू शेयर होल्डर, जैसा कि आपकी बुक में किया गया है 2541.67। तो दोनों में से कुछ भी कर लीजिए, बेटर कि ये आप इजी वे में जैसे आपने सीखा है, ये मैं जस्ट आपके समझने के लिए बताई हूँ ताकि आपको ये कंफ्यूजन ना हो कि मैम ने अलग बताया और बुक में अलग बताया। आपने जैसे सीखा है आप वैसे कीजिए कि बैंक अकाउंट डेबिट टू कॉल इन एरियर्स, जब कॉल इन एरियर्स से अमाउंट रिसीव होते हैं और इंटरेस्ट का ड्यू कीजिए शेयर होल्डर अकाउंट डेबिट टू इंटरेस्ट ऑन कॉल इन एरियर्स, और जब रिसीव हो जाए तो बैंक अकाउंट डेबिट टू शेयर होल्डर अकाउंट, और जिससे आपको कोई भी कंफ्यूजन फिर नहीं होगा। एंड दिस वन इज ऑल्सो करेक्ट, आप यही फॉलो कीजिए। अब देखिए कॉल इन एरियर्स डेबिट हुआ था जब अमाउंट नहीं रिसीव हुआ था, और जब अमाउंट रिसीव हो गया तो वो क्रेडिट हो गया, और इसलिए कॉल इन एरियर्स भी कैंसिल। अब बैलेंस शीट में भी कोई भी कॉल इन एरियर्स नहीं दिखेगा, और ये आपका क्वेश्चन भी कंप्लीट होता है। कॉल इन एरियर्स, कॉल इन एडवांस और उन पे इंटरेस्ट का कॉन्सेप्ट भी क्लियर होता है। एंड आई होप आपको ये बहुत अच्छे से क्लियर हो चुका है। कोई डाउट है तो आई एम ऑलवेज अवेलेबल, प्लीज आस्क इफ यू हैव एनी डाउट, एंड कीप स्टडिंग, बी मोटिवेटेड, बिलीव इन योर सेल्फ। थैंक यू सो मच।